11 फरवरी 2011 को दिल्ली के रेलवे स्टेशन के सामने एक संदिग्ध बैग मिलता है। करीब 3 घंटे तक आने जाने वाले यात्री और टैक्सी ड्राइवर बैग को देखते हैं और काफी समय बीत जाने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जब बैग को खोलती है तो उसमें एक लड़की की लाश थी। पहचान के नाम पर सिर्फ इतना कि लड़की की कमर पर एक मोर का टैटू है। आखिरकार जब पुलिस लड़की के घर वालों से मिली तो उन्होंने सवाल किया कि उनकी बेटी तो सिंगापुर थी, फिर उसकी हत्या दिल्ली में कैसे हुई। इस केस में पुलिस को कातिल का नाम और उसका हुलिया दोनों पता था, मगर फिर भी पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाई। पूरी कहानी सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे। कहानी में इतने ट्विस्ट हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतने पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। दिल्ली की रहने वाली नीतू को 2008 में दिल्ली के एक कॉल सेंटर में जॉब मिलती है। करीब 1 साल तक जॉब करने के बाद उसकी मुलाकात होती है राजू गहलोत नाम के शख्स से। राजू गहलोत ने 2009 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से टूरिज्म मास्टर की डिग्री ली थी। दोनों में दोस्ती हुई और फैसला लिया कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। लेकिन घर से कॉल सेंटर हर रोज के अप डाउन में ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए नीतू ने घर पर बताया कि सिंगापुर की एक कंपनी ने उसे जॉब ऑफर की है। 3 मार्च 2010 को नीतू घर से बैग पैक करके निकल गई। यहाँ देखा जाए तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए घर पर झूठ बोला था। वह अपने बॉयफ्रेंड राजू गहलोत के साथ वसंत विहार में रहने लगी। जब भी घर बात करनी होती तो ये स्काइप के जरिए वीडियो कॉल किया करती थी। इसकी बड़ी वजह एक ये भी थी कि ताकि घर वालों को लगे कि वह वाकई में सिंगापुर में है। करीब 1 साल तक बॉयफ्रेंड के साथ रहने के बाद राजू और नीतू का आपस में झगड़ा रहने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई पर आ गई। सूत्रों के मुताबिक नीतू और राजू दोनों बेहद गुस्से वाले थे। इन्हीं झगड़ों के चलते 10 फरवरी 2011 को राजू ने नीतू की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद राजू खुद भी घबरा चुका था। सबसे पहले उसने बात अपने कजन नवीन को बताई। उसने बताया कि उसके हाथों नीतू की हत्या हो गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह आखिर अब लाश का क्या करे। नवीन ने इतना सुनकर अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब जो करना था वह राजू को ही करना था। सबसे पहले उसने प्लान बनाया कि वह नीतू की लाश को किसी सुनसान जगह पर फेंक देगा। इसी मानसिकता के साथ उसने नीतू के बॉडी पार्ट्स को काटकर बैग में पैक किया और चल दिया ठिकाने लगाने। रास्ते में उसे ख्याल आया कि क्यों ना बैग को चलती ट्रेन से कहीं फेंक दिया जाए। इसी ख्याल के साथ वह स्टेशन गया। जैसे कि आप सबको पता है, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है। पकड़े जाने के डर से वह ऐसा तो नहीं कर पाया। इसके बाद वह स्टेशन से बाहर आया और फोन पर बात करने का बहाना बनाते हुए बैग को स्टेशन के सामने छोड़कर फरार हो गया। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने नोटिस किया कि ये बैग कई घंटों से यहाँ रखा हुआ है, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस स्टेशन से आए इंस्पेक्टर रितेश ने जब बैग को खोला तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। बैग में एक लड़की की लाश थी। बॉडी पार्ट्स को अच्छे से देखा गया तो पता लगा कि उसकी कमर पर एक मोर का टैटू है। लाश की पहचान के नाम पर पुलिस के पास बस एक टैटू था। कई पुलिस स्टेशन में लड़की की फोटो भेजी गई। यहाँ पुलिस ने भी ये चेक किया कि क्या किसी की कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है या नहीं, मगर किसी ने भी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। करीब 20 दिन तक इंतजार करने के बाद पुलिस ने फैसला लिया कि लाश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तभी एक शख्स पुलिस स्टेशन आता है और बताता है कि वह इसका पिता है और उसकी बेटी का नाम नीतू सोलंकी है। ये वो दिन था जब पुलिस को इस बारे में पहली बार पता चला था कि लड़की का नाम नीतू है। पुलिस वालों ने बॉडी को प्रिजनों के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर रितेश के सामने चुनौती थी कि अब कातिल को कैसे पकड़े। सबसे पहले नीतू के परिवार वालों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी तो सिंगापुर गई हुई थी, फिर उसका खून दिल्ली में कैसे हुआ। यहाँ इस बात को लेकर पुलिस खुद भी कंफ्यूज थी। करीब 2 मंथ बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि नीतू किसी राजू नाम के शख्स के साथ वसंत विहार में रह रही थी। ये सारी जानकारी दरअसल नीतू और राजू जहाँ किराए के मकान पर रहते थे, वहाँ मकान मालिक ने पुलिस को दी थी। राजू के परिजनों से इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 3 मंथ से राजू से उनकी कोई बात नहीं हुई है। तभी राजू के कजन नवीन ने बताया कि 11 फरवरी को राजू का कॉल आया था और उसने कहा कि नीतू की उसने हत्या कर दी है। नवीन ने यह भी बताया कि ये सुनते ही उसने फोन ऑफ कर लिया क्योंकि वह बेहद डर गया था। पुलिस ने राजू के परिजनों के फोन टैप पर लगाए और एक टीम तैनात की जो निगरानी रखे। पुलिस को अंदेशा था कि आज नहीं तो कल राजू जरूर अपने घर पर कांटेक्ट करेगा। करीब 6 महीने बीत जाने के बाद राजू के घर एक लेटर आता है। लेटर में एक सिम थी और उसमें लिखा गया था कि इसी सिम से उससे बात करना। जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली तुरंत सिम ओनर का पता लगाया गया, जहाँ से मुंबई के किसी युवक का एड्रेस मिला।
जब टीम मुंबई गई तो पता चला कि ये सिम किसी और व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर है। लगातार कई सालों तक प्रयास करने के बाद पुलिस के हाथ खाली थे। इसी दौरान पुलिस को कई बार टिप भी मिलती है कि राजू गोवा में है और नेपाल में है। पुलिस टिप को फॉलो करते हुए गोवा भी गई और नेपाल भी गई, लेकिन राजू का कोई सुराग नहीं मिला। वर्ष 2014 में राजू को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया गया। साथ ही आला अधिकारियों ने घोषणा की कि जो भी राजू के बारे में जानकारी देगा, पुलिस प्रशासन की ओर से उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन राजू का कोई अता पता नहीं। 2019 में करीब 8 साल बाद पुलिस को एक कॉल आया कि गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में रोहन दहिया एडमिट है। ये वही शख्स है जिसे आप ढूंढ रहे हो। इंस्पेक्टर रितेश को जैसे इस बारे में सूचना मिली, उसका ध्यान तुरंत इस केस की तरफ गया। आनंद फानंद में पुलिस हॉस्पिटल पहुंची तो रोहन दहिया दम तोड़ चुका था। कौन था रोहन दहिया? दरअसल वर्ष 2011 से पुलिस जिस शख्स को मुंबई, नेपाल और गोवा ढूंढ रही थी, वह शख्स रोहन दहिया के नाम से गुड़गांव में बीते 8 सालों से आयकर विभाग में काम कर रहा था, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रोहन दहिया के साथ काम करने वालों ने बताया कि वह बहुत मेहनती था और कभी स्मार्टफोन यूज नहीं करता था। जब इनसे पूछा गया कि वह स्मार्टफोन यूज क्यों नहीं करता था, तो वो अक्सर बताता था कि वह कीपैड वाले फोन के साथ कंफर्ट है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर राजू ने अपना नाम बदलकर रोहन दहिया रखा और इन्हीं डॉक्यूमेंट के दम पर नौकरी भी हासिल की और लगातार 8 साल तक वह नौकरी करता रहा। तभी अचानक राजू के लीवर में प्रॉब्लम हुई, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। हॉस्पिटल में रोहन ने बताया कि उसका असली नाम राजू है और लगातार कई सालों से पुलिस उसे ढूंढ रही है। वह चाहता है कि आखिरी समय वह अपने घर वालों से मिले। रोहन के दोस्तों ने उसके घर फोन किया। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन पुलिस पहुंचे उससे पहले राजू ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद इंस्पेक्टर रितेश ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये शख्स फेक डॉक्यूमेंट बनवाकर पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। साथ ही इंस्पेक्टर रितेश ने सरकार से गुहार लगाई कि फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये थी आज की कहानी, जिसमें कातिल पुलिस से 10 किलोमीटर दूर था और पुलिस उसे हर जगह ढूंढती रही। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अपनों का, खुद का ध्यान रखिएगा। हमेशा खुश रहिए। मुझे अब जाना होगा। बाय।